इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज दिन है मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के ज़रिए जो है किसान भाई हमसे जुड़ सके हैं सीधे। और आज का जो विषय है हमारा फसल अवशेष प्रबंधन, इस विषय में किसान भाई जो है अपनी जानकारी ले सके हैं कि किस तरह से जो फसलें हैं जो इन दिनों में उठाने लग रहे हैं। रबी मौसम की फसलें, खास करके गेहूं जो है एक अहम फसल है, तो उसके जो अवशेष हैं यानी कि फन्ने वगैरह, उनका प्रबंधन किस तरह से कराया जाए और उनको किस तरह से सही तरीके से उठा कर इस्तेमाल कर सके हैं। तो इस विषय में हमें जानकारी देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे डॉक्टर शशि पाल जी, SDAO थानेसर से, और इनसे बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। तो भाइयों आओ सुने यो कार्यक्रम फ़ोन इन फसल अवशेष प्रबंधन पे। और आज का हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा वो होगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744 कोड रहेगा और 221322। फ़ोन नंबर किसान भाई एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। तो भाइयों आओ सुनाए कार्यक्रम फ़ोन इन के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आज जो हम बातचीत करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर, और बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर शशि पाल जो उप मंडल कृषि अधिकारी थानेसर हैं। जो भी साथी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं या कोई समस्या उनकी है, वो सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए फ़ोन नंबर रहेगा 221 322 221 322, और जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से बात कर रहे हैं उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक होगा। STD कोड रहेगा 01744, यानी हमारे स्टूडियो का फ़ोन है 01744 221 322। साथियों से यह भी एक प्रार्थना रहेगी कि संबंधित विषय पे ही बातचीत करें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें और सभी साथियों को फोन लग सकें। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, और साथ ही साथ नवरात्रे व बैसाखी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, गेहूं की फसल पक चुकी है, तैयार है, कट के मंडी में पड़नी शुरू हो गई है। हर बार फसल के बाद हम एक विशेष उद्देश्य लेके चलते हैं कि जो फसल है वो किसान साथी अच्छी तरह से साफ सुथरी अच्छी फसल ले और किसान साथियों की फसल मंडी में पहुंच के अच्छी उसको आय मिले, ताकि जो उसकी 6 महीने की जो मेहनत है वो सफल हो। इसमें साथ साथ एक प्रश्न बार बार उभर के आता है कि जब साथी कटाई करते हैं फसल की तो उसमें कुछ अवशेष रह जाते हैं। जैसे हम पहले प्रलय की बात करते हैं, अब फानों की बात करेंगे, तो इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमें फानों का प्रबंध क्यों करना चाहिए जी। क्योंकि जैसे आपने देखा है कि जब भी फानों में किसान आग लगाते हैं तो उससे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण फैलता है जी। इसके अलावा काफ़ी हानिकारक
गैस से भी निकलती है जी और जो हमारे शरीर पे और हमारी जो सांस लेने की प्रणाली है उस पर काफ़ी गहरा असर डालती है। जी इसके अलावा जमीन के अंदर जो इम्पोर्टेंट तत्व है, जी। मुख्य तत्व है, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, जी फास्फोरस है, पोटास है, जी। ये सारे तत्वों में कमी आ जाती है और जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है वो घट जाती है जी उसकी। इसके अलावा जो उसका कार्बन है जो कि उपजाऊ भूमि के लिए एक महत्वपूर्ण जी चीज़ है वो भी कम हो जाती है। जी। और जो भी किसान भाई खेतों में आग लगाते हैं, जी। अगर हम वीट की बात करें तो अगर आज डॉक्टर साहब पहले फोन ले लें। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव किछाना जी, तहसील राजौंद, जिला कैथल। अपना नाम? ईश्वर सिंह जी। हाँ जी, क्या पूछना आपको? सर मैं ये कह रहा था अवशेष प्रबंधन पे जो आप बता रहे हैं, अवशेष प्रबंधन पे कैसे करना चाहिए जी। जैसे मैंने सिरसों लगाई हुई थी जी। अच्छा। और वो सिरसों हडम्बा से निकाल दी थ्रेसर से जी, और वो तूड़ा बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है डॉक्टर साहब जी। अच्छा, ना तो कोई उठाता जी। जी डॉक्टर साहब से बात करते हैं। वैसे तो ये जो तूड़ा है आपका, इसको गत्ते वाले भी ले लेते हैं, जो गत्ता फैक्ट्री इधर पेवा में भी लगी हुई है। हाँ जी। लेकिन अगर आपके कुछ बहुत कम मात्रा में होगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन उनको काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है, तो इसलिए हो सकता है वो आपके पास ना आए। अगर आपके पास लार्ज स्केल में है तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये है ना, अब 2 किलो का है जी वो। हाँ वही कह रहा हूँ ना, आपके पास कम मात्रा में होगा। और कोई अड़ोसी पड़ोसियों ने भी किया होगा? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सिरसम लगाई थी, लालच में 7,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा जी। और वो 7,000 भी नहीं मिल रही है, गणे हो रहे हैं जी आजकल, ये गामा में फिर रही है रोज। बड़ी समस्या बनी हुई है डॉक्टर साहब। सरसों का रेट तो बहुत बढ़िया है इस बार। हाँ डॉक्टर साहब, रेट बढ़िया है जी। MSP से ऊपर बिक रही है। निकली वो 20 से मन है जी, क्योंकि सिरसा का नहीं तो ज्यादा निकला, अपना कम निकला है। हाँ इस साइड में अपने कम निकलती है थोड़ा। हाँ डॉक्टर साहब एक बात बताओ ना, अब अवशेष प्रबंधन जैसे दिहाड़ी वाले तो ठुआना पड़ेगा, मगर अवशेष प्रबंधन पर आप कह रहे इसको छिंडा नहीं सकते जी, खाद नहीं यूज हो सकता? खाद हो सकता है जी यूज। आप अगर इसको खेत में डाल के पानी दे दो और ऊपर से कल्टीवेटर या एरो चला के मिक्स कर दो इसको खेत में। प्लो थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जो ये प्रोग्राम हैंडल कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहब आपसे बात करके। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब वही बात कर रहे थे कि एक तो जो हम आग लगाते हैं इससे जो हमारी जमीन की जो उपजाऊ जो तत्व हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, अधिकतम होते हैं। दूसरे साथ साथ जो हमारे मित्र कीट हैं उनका नुकसान भी होता है। मित्र कीट भी खत्म हो जाते हैं और इससे जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम होती है खेत की जी। इसके अलावा हम अभी अगर वीट की बात करें तो वीट में जब हम कटाई कर देते हैं जी, कटाई करने के बाद किसान भाई इसका तूड़ा बनाते हैं जी। और तूड़ा बनाने के बाद वैसे तो वीट के अंदर आग लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि जो जीडी का अगर हम बात करें तो धान के टाइम में ज़्यादा स्ट्रा होता है, इसलिए उसको आग लगा। लेकिन इसमें तो तूड़ी बनाने के बाद बहुत ही कम जी बचता है, जो फाने बचते हैं उसको किसान भाई ना जला के उसमें पानी दे के और उस पर एरो से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम रिपर चलाते हैं तो उसको थोड़ा नीचे करके चला देते हैं, ताकि इतना भी नीचे ना करें कि उसमें थोड़ी में मिट्टी मिक्स हो। लेकिन अगर नीचे से हम काट देंगे तो उसमें फिर किसी भी तरह की किसान भाई को आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। इसके अलावा अगर किसान भाई पानी दे के उसमें थोड़ा खाद भी मार देते हैं जी, तो उससे भी काफ़ी समस्या मतलब नरम हो जाते हैं वो, और उसके बाद उसको आराम से ईजिली उसमें मिक्स करके। अगर हम इसको खेत में बा देते हैं तो उसको नुकसान तो नहीं कोई? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कई बार किसान भाई कहते हैं कि बाद में जब हवा चलती है हम जीरी लगाते हैं तो ये एक साइड में आ जाता है जी, जिसके कारण कि वहाँ पे फसल कमज़ोर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे जी, तो ये समस्या नहीं आएगी जी। इसके अलावा सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। अभी आपने अगर देखा होगा तो जो धान की फसल के अवशेष थे जी, उनकी प्रबंधन के लिए सरकार ने काफ़ी स्कीमें चलाई थी। CRM की स्कीम थी जिसमें 50% से 80% तक सब्सिडी दी है इम्प्लीमेंट्स पे जी। और इसके अलावा सरकार ने जो इम्प्लीमेंट्स किसान नहीं ले सके, छोटे किसान थे, उनको पराली के प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ या 50 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया है। तो जी 50 रुपये क्विंटल के हिसाब से, हाँ जी, 50 रुपये क्विंटल या 1,000 रुपये पर एकड़ जी के हिसाब से प्रबंधन के लिए दिया था। जिन्होंने 2 तरह से प्रबंधन करते हैं किसान, एक तो इन सीटू करते हैं कि जमीन के अंदर मिला देते हैं जी, दूसरा होता है एक्स सीटू जिसमें कि
किसान बंडल बनवाते हैं। जी तो बेलर से जिन्होंने भी बंडल बनवा के और गत्ता फैक्ट्री में या अपने पंचायती लैंड में स्टोर किया था, उन सभी किसान भाइयों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ने 1 मार्च को उनके खातों में डाल दिया। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें जिले की, तो यहाँ पे लगभग 5,000 किसानों ने प्रबंधन एक्सीटू किया है। डॉक्टर साहब कैसे प्रक्रिया रही थी, किसी को ये बताना पड़ा था जाकर के? हाँ जी, इसके लिए हमारे जो एडीओज थे, ग्राम सचिव थे, पटवारी थे, उन सब ने इसके लिए गांव-गांव जाकर प्रचार किया था जी। और जिन्होंने भी प्रबंधन किया था, बंडल बना के बेचे थे, उन सभी की हमने एक टीम बनाई थी जी, जिसमें 3 सदस्य थे जी। गांव का पटवारी, ग्राम सचिव और हमारे कृषि विकास अधिकारी जी, एडीओ आपका जी। हाँ जी, एडीओ। इन तीनों ने मिलके, जिसने भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान ने पहले रजिस्ट्रेशन डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले ले। हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ, ये कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, सतपाल जी बोल रहे जी? कहाँ से? मिस्टर से बोल रहे जी? हाँ जी सतपाल जी, पूछिए क्या पूछना है? बात यह है जी, 2-3 किलो गेहूँ के जी। अच्छा उन माता जी गेहूँ तो काट लीजिए और तूड़ी भी बना लीजिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तूड़ी भी बना लीजिए। हाँ जी। अच्छा जी, आज तूड़ी आगे बोलो, आगे। तूड़ी बना के जो सामने बिल्कुल कैसे करेगी? जो फलने हैं उन्हें कैसे करें? उसी के बारे में हम बता रहे थे कि आप उसमें अच्छा जी, उसमें पानी दे के खेत में ठीक है जी। और थोड़ा खाद मार दें तो वो नरम हो जाएंगे। उसके बाद आप जब ट्रैक उसके ऊपर एरो चलाओगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। पहले बता दिया अच्छा जी, वैसे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक 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 है, ठीक है। ठीक सतपाल जी। तो जी। मैं वो बात कर रहा था, अगर हम कुरुक्षेत्र जिले की बात करें जी। तो लगभग 5,000 किसानों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है और लगभग 21,000-22,000 एकड़ के करीब है, जिसमें लोगों किसानों ने ये वे साथी हैं जिन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अपना विवरण दे रखा था। हाँ जी, ये मतलब कंपलसरी था कि जिन्होंने पहले विवरण दिया हुआ था और बाद में उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे ही रजिस्ट्रेशन करवाई थी कि हमने फाने जो अपनी पराली है उसका बंडल बनवाए हैं। जी। तो उन सभी किसानों को हमने लगभग 2 करोड़ 20 लाख के करीब उनके खातों में 1 मार्च को ट्रांसफर किया है। तो सब यहाँ एक सवाल है मेरा, ये है कि अब जैसे अब गेहूं की कटाई चल रही है, 2 तरह से कटाई है। एक तो आप जैसे मैनुअल कटाई बोलते हैं, हाथ से कटाई बोलते हैं, एक आप जो आपकी उससे बोलते हैं कंबाइन से बोलते हैं। दोनों में फानों का फर्क रहता होगा? हाँ जी, हाथ से जो काटते हैं वो थोड़ा नीचे से काटते हैं जी। और वो तूड़ी जब अब उससे थ्रेसर से निकालेंगे जी। तो हो जाती है। जब मशीन से निकालते हैं तो वो थोड़ा ऊपर से काटे जाते हैं, जी। जो कंबाइन से जी। या जो रिपर बाइंडर है हाँ। उससे जो काटते हैं वो थोड़ा ऊपर से काटते हैं। तो उसके बाद में स्ट्रा रिपर से हम तूड़ी बनाते तो हैं। उससे हम तूड़ी बना सकते हैं? हाँ जी, इन दोनों पे अभी पीछे स्कीम में सब्सिडी दी है सरकार ने। जो स्ट्रा रिपर है उस पे 50,000 रुपये एक मुश्ती या 50% जो भी कम हो जी। और जो आपका SC के लिए था वो 63,000 रुपये थी सब्सिडी। जी। इसी तरह से अगर रिपर बाइंडर पे देखें तो उस पे 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी थी। जी। तो अपने यहाँ तो ज़्यादातर कंबाइन से कटता है, लेकिन जहाँ पे पॉपुलर है या फसलें और लगी हुई है खेतों में तो वहाँ पे रिपर बाइंडर का भी काफ़ी प्रयोग करते हैं किसान। तो इनके द्वारा भी डॉक्टर साहब पर फोन ले। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर जी मैं गांव थाना से बोल रहा हूँ, संजय कुमार जी। हाँ जी सूर्य जी, क्या पूछना है? तो जैसे मान लो आप बोल रहे थे ना भी 1,000 रुपये पर किसान को मान लो पर एकड़ दिया गया जी। जी जी जी। तो जी मैंने ना सुपर सीडर से मान लो अपने पास 5.5 किले मेरे पास पंचायत की जमीन क्या जी। अच्छा। और मैंने मेरी फसल मेरे गरीब कराया था, लेकिन आज तक मेरे को कोई भी चीज नहीं मिली इस चीज के बारे में। आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे ये रजिस्ट्रेशन करवाया था कि मैंने इतने किले का बंडल बनवाए हैं? बंडल मैंने सुपर सीडर करवा दिया था, मान लो बंडल का टाइम नहीं लगा था जी। हाँ, मैंने सुपर सीडर से मैं ही करवा लिया था, दिलाई नहीं देनी जी। हाँ, जो हमने ये स्कीम बताई ना जी, 2 तरह से किसान, मैंने पहले ही कहा कि 2 तरह से करते हैं। एक तो करते हैं इन सीटू, आपने इन सीटू किया कि उस खेत में ही फाने को मिला दिया। हाँ। और एक है जो गांठे बनाई, जिन्होंने गांठे बनाई उनके लिए ये स्कीम थी। उन्होंने जब अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाया कि मैंने 20 किले लगाए थे, उसमें से मैंने 5 किले की तो गांठे बनवाई है जी। और 5 में मान लो मैंने सुपर सीडर से किया या एरोचलाई जैसे भी इंस्टीट्यूट किया, तो जो उसने 5 किले गांठे बना के मिल में बेची है ना, उसकी रसीद के ऊपर उसको
अच्छा जी। ये स्कीम मिली है 1,000 पर एकड़ की। ये मान लो उसके आने जाने का खर्चा मिल गया होगा। हाँ जी, जो ये उसी था कि जो उसने लोड किया है, बस उसका खर्चा लादी है, बांधी है, मिल में गई, सब खर्चा मिल गया उसको, बस ये मान लो। मान लिया अगली बार तो मान लिया जुर्माना पर्ची कट रही थी 25 रुपए की, इसलिए हमने सुपर सीडर से सारा खेत करवाया। हाँ, सुपर सीडर बहुत अच्छा है। इस बार हमने 185 सुपर सीडर दिए हैं कुरुक्षेत्र में और काफी पॉपुलर हो रहा है। ये आपने भी प्रयोग किया होगा ना। मैं आपको ये धन्यवाद देना, सुपर सीडर की हमने बजाई कर रखी है जी। हाँ जी। बिल्कुल नंबर 1 बजाई है जी। हमने बिल्कुल पॉपुलर हुआ है जी काफी। इस साल हमने 185 सुपर सीडर दिए जिन पे 1,05,000 या 50% सब्सिडी थी। अच्छा जी। आपने सब्सिडी पे लिया होगा ना? मैंने मालिक करवाई थी। अच्छा, आपने तो करवाई थी। ओके, ठीक है, ठीक। हाँ, तो नंबर 1 है जी, जैसे वाले वैसे करा रखिए, थोड़ा फर्क है उसमें जी। हाँ, ना बढ़िया इम्प्लीमेंट है जी, काफी मतलब पॉपुलर हुआ है इसका। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। जी। हाँ, चलो धन्यवाद सर। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। तो ये बात कर रहे थे बीच में आगे कि जिन किसानों ने भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे ये बताया कि मैंने इतने पोर्टल किया, उसके बाद उनसे एक रसीद ली है कि जिस बेलर वाले ने उनकी बेल बनाई है जी, उसको हमने पेमेंट सारी कर दी है जी। जो एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो बेलर है वो भी काफी पॉपुलर हुआ इस साल जी। पहले 50 बेलर थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस साल 125 बेलर हो गए जी। और पंजाब से भी दूसरी स्टेट से भी आके लोगों ने काम किया है जी। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे थे भाई वीट की, गेहूं के फसल के बारे में, तो जो तूड़ी बनाने के बाद नीचे बचता है उन फानों को हमने क्या करना है कि पहले पानी दे के और उसमें 10 या 15 किलो यूरिया का छिट्टा मार देना है और उसके बाद जैसे ही थोड़ा बत्तर आता है तो आप एरो चलाएंगे तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक और किसान भाइयों को बताना चाहूँगा आगे के लिए, अगर आप फानों का प्रबंध करना चाहते हैं तो एक नर्चर नाम की एक ऐप है, उसके ऊपर आप जाके अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो जो पुस्सा से डीकम्पोजर आपने सुना होगा, तो डीकम्पोजर का स्प्रे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। नर्चर ऐप है, मतलब नर्चर फार्म के नाम से ऐप है जी। उस पे फार्मर ने जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है कि मैं डीकम्पोजर का यूज करना चाहता हूँ जी। तो उसके बाद वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप स्प्रे करके जाएगी, लेकिन वो अभी से कर रहे हैं ताकि ये पता रहे उनको भी कितने लोग खाना चाहते हैं और उसके लिए इंतजाम कर सके। बिल्कुल, ये है तो धान के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी उसका खुला है जी जी। और ये यूपीएल कंपनी है उसकी ने मतलब ये शुरू किया है, स्टार्ट किया है। डॉक्टर साहब, एक तो हमारी जो गेहूं के फलने हैं, दूसरा जैसे दूसरी फसल भी होती हैं, चाहे वो सरसों चाहे गन्ना हो, इनके भी अवशेष होते हैं। इनके अवशेषों के साथ भी समस्या होती है कोई ना कोई। अभी जैसे शर्मा जी आप देखें कि जो गन्ना की कटाई हो रही है तो गन्ने की पत्तियों का काफी जी है, लोगों ने अभी कंप्लेंट्स भी आ रही है कि गन्ने पत्तियों में आग लगा दीजिए, उसमें जुर्माना करो जी, आपस में गांव वाले कर रहे हैं जी। तो उन गन्ने की पत्तियों को भी ऐसे ही हम बंडल बना के और गत्ता मिल में दे सकते हैं और काफी लोग कर भी रहे हैं बेलर का प्रयोग करके ही। दूसरा, गन्ने की पत्तियों को भी हम खेत के अंदर मिला सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही उसका भी सिस्टम यही है कि आपने खेत में जब फैला के और उसमें पानी दे के छोड़ देना है तो वो भी मिक्स हो जाती है। अगर आपने मिक्स नहीं करनी तो उसकी भी आप बेल बना के और बेच सकते हो, गत्ता फैक्ट्री उसको भी लेती है जी। डॉक्टर साहब, कई बार एक समस्या होती है, मान लें ईख में कोई बीमारी है, क्या उसकी पत्तियों पर फर्क पड़ेगा वहाँ पे जमीन में मिलाने का? नहीं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मतलब कहते हैं भी जैसे कोई कीड़ा है उसके अंदर वो अपना घर कर ले, लेकिन इतनी गर्मी इतनी होती है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता जी, तो इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं है। कई बार ये कहते हैं भी जो मुड्डा गन्ना लेते हैं जैसे, तो उसमें वही पत्तियां पड़ी है तो उसकी फूट पे या कोई असर पड़ेगा, ऐसा कोई असर नहीं है, बल्कि वो जब मिक्स हो जाएगी तो वो खाद का ही काम करती है। कुछ एक दो बातें हम ना भ्रम में बना रखी है कि इससे ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो, वास्तविक चीज है नहीं। ये एक्चुअली पीछे से जो चली आ रही है, लोग आजकल तो काफी एडवांस हो गए हैं तो अपने आप ही वो चली भी आ रही है, उसका मतलब बात कुछ और थी, उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया गया, उसका अर्थ कुछ और निकाला गया होगा और उसको किसी और रूप में पेश कर दिया होगा। जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि भी आग ना लगाओ, लोग सोचते हैं भी शायद पता नहीं धुएं से कह रहे हैं, वास्तव में उद्देश्य है कि जमीन की उपजाऊ शक्ति को बचाना। देखो, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी कि अगर आग लगाने से मित्र कीट खत्म होते हैं, उसकी नाइट्रोजन खत्म होती है, फास्फोरस खत्म होती है, पोटास खत्म होती है, इवन सल्फर भी कम हो जाता है। तो जहाँ इतनी चीजें, और कार्बन तो रहेगा ही नहीं, और अगर हम यही फाने अपने खेत के अंदर मिक्स करेंगे तो उससे उसका कार्बन बढ़ेगा, जिससे कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। और जो ऐसे कई फार्म एग्जाम्पल है, मैं आपको एक देना चाहूँगा।
गुरुकुल है अपना जी कुरुक्षेत्र के अंदर, जी। यहाँ 120 या 30 एकड़ का फार्म है, जी तो वो कभी आग नहीं लगाते और मिक्स करते हैं। आप देखो उनकी उपजाऊ जी शक्ति, और कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे कई हैं। और यहाँ पे एक फार्म है अपना जो लुखी में, जी। सरदार विजेंद्र सिंह का, जी। वो हमारे पास काफ़ी आते हैं। वो 300 एकड़ में जी। पूरा 300 एकड़ के अंदर मतलब आग नहीं लगाते, सारा मैनेजमेंट करते हैं ऐसे ही इन सीटू या एक्स। तो मतलब देखे जाके जो भ्रम है वो निकालने की, वास्तव में आग लगाना खतरनाक है, उसको बचाना, आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना है। फार्मर क्या कहता है, टाइम नहीं है, आग तो एक तिल्ली दिखाई और काम हो गया। बस। इसमें थोड़ा मेहनत लगती है। लेकिन आप ये देखेंगे अगर, लेकिन वो तिल्ली जो है अपने आर्थिक उसको पहुंचा रहे हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने पीछे सुना होगा, अखबारों में आई है कि आग के धुएं से कोई एक्सीडेंट हो गए तो जान माल का भी नुकसान होता है। बिल्कुल। तो उन सारी चीजों को, और उसके साथ साथ मान लीजिए को किसान साथी है, उसके परिवार में किसी को अस्थमा है या एलर्जी है, उसकी जीवन को भी खतरा है। बिल्कुल जी, क्योंकि अस्थमा वालों को तो इस सीजन में काफी प्रॉब्लम आती है जब हम आग लगाते हैं जी। इसके अलावा चमड़ी जो रोग है ना जी। वो भी काफी बढ़ जाते हैं जी। और हमने पीछे एक सर्वे भी करवाया था कि जो सीएचसी में इस सीजन में कितने लोग आते हैं और पहले कितने आते थे। जी। तो जो एलर्जी के और सांस की बीमारी के रोग है वो कम से कम 25% हर सीएचसी में बढ़ जाते थे। जी जी डॉक्टर साहब, कुछ समय किसान साथी ना बड़े मजाक के लहजे में, व्यंग के लहजे में एक बात कहते हैं कि हमारी जमीन को फंस जाने से तो प्रदूषण हो रहा है, इतने बड़े हेलीकॉप्टर चल रहे हैं उससे प्रदूषण क्यों नहीं होता। लेकिन इनको ये बताना है कि हेलीकॉप्टर जो चल रहा है उससे आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति नहीं कम हो रही है। आपके खेत में आग लगाने से आपकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, वो उद्देश्य है हमारा। धुएं की जो अलग बात है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो गिरिराज जी। इस बार हमने जो प्रॉब्लम फेस की, मैं बताता हूँ आपको कि 2-3 ब्लॉक थे हमारे, जैसे शाहबाद में इस साल कंपेयर लास्ट ईयर से ज़्यादा आग लगी जी। वो किसान आंदोलन का कोई कहता है जी, यूनियन ने कहा जी लगानी है, लेकिन वो ये नहीं देखते भाई इसका नुकसान तो आपको ही हो रहा है, बिल्कुल आपके बच्चों को हो रहा है, क्योंकि जमीन तो आपने आगे बच्चों को देके जानी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर थानेसर ब्लॉक में 2-3 गांव में, किरमा चथीरा इस साइड आग काफी लगी, पेवा ब्लॉक में। बाकी अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, बबैन लाडवा ब्लॉक है, यहाँ आग सबसे कम लगती है। मतलब ये कह लें साथी जो आग लगा रहे हैं वो अपने बच्चों को बंजर भूमि दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, 100% है ये, क्योंकि उसकी उपजाऊ शक्ति नहीं होगी तो जमीन का करेंगे क्या। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक ना आज जब गेहूं की गाही चल रही है, थोड़ी चर्चा इस पर भी कर लें कि किन किन बातों को विशेष ख्याल में रखना चाहिए। गेहूं की अभी जैसे काट रहे हैं लोग, तो सबसे बड़ी बात तो आग की ही फिर आती है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज से कोई 20 साल पहले मैं किसी मीटिंग में था खेत के अंदर जी, जो ये नर्सरी लगाते हैं जी। तो उस टाइम पे कहीं आग लग गई। तो एक फार्मर ने कहा, बोला जी ये आग नहीं है, ये गेहूं में आग नहीं लगी, ये बारूद है जी। तो इसलिए बारूद में आग लगी है। तो उसका कहने का तात्पर्य यह है कि इस टाइम पे कोई बीड़ी ना पिए, क्योंकि किसान की 6 महीने की मेहनत है। बिल्कुल। कोई जलती हुई बीड़ी घेर दे, वो लापरवाही ना बरते हुए, कोई वैसे तिल्ली जलती हुई देखे। तो इस बात का खास ध्यान रखें, किसी भी कंडीशन में खेत के अंदर हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं डालनी जिससे कि आग भड़क सके। एक पानी साफ रखे बड़ा। हाँ, पानी का औधी तो भर के रखे ही रखे, क्योंकि वैसे तो पानी की अभी जरूरत नहीं, लेकिन खेत में औधी जरूर भर के रखे। ट्रैक्टर साथ रखे, क्योंकि कई बार आगे से बढ़ना पड़ जाता है ताकि वो आगे ना बढ़े। और सब एक चीज और देखने में आई है, कई बार हम क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमें यहाँ कोई बीड़ी पीता नहीं, लेकिन साथ ही अपना चूल्हा बना रखा है, ठीक है ना, भी चाय बनाएंगे, उसमें करेंगे, और उसी की चिंगारी खरियाने में आ गई। हाँ बिल्कुल आ सकती है जी। तो बीड़ी से भी अंकर काम हो गया। हाँ जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि खेत के अंदर ऐसा होना ही नहीं चाहिए कोई चीज़ जिससे कि आग लग सके। क्योंकि आपने देखा होगा, आज भी एक खबर थी कि पेवा मंडी में, झांसा मंडी में आग लग गई। तो ये तो बारूद है एक किस्म से जी, कहीं भी आप अगर चिंगारी दिखाओगे तो वहाँ आग जल्दी पकड़ सकती है जी। और साथ साथ में कुछ साथी थोड़ा सा ये कहते हैं थकावट हो गया, थोड़ा नशा कर लें थोड़ा सा, तो उसका भी विशेष महत्व पड़ता होगा, किसी का नुकसान होगा, मगर नशा थकावट का कोई भी समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर थकावट है तो आराम कर ले और दूसरे साथी को काम पे लगा दें। आराम कर ले, नींबू पानी पी सकते हो आप, दूसरी ड्रिंक्स है वो ले सकते हो, लेकिन नशे से दूर रहना चाहिए। और कई आपने देखा होगा, कई जो लेबर रहे उनको मतलब जिम्मेदारी सोचता है भी चलो नशे में थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, ऐसा सोच नहीं रखनी चाहिए। और वैसे आजकल तो मशीनी युग है जी, कंबाइन से सारा
फिर भी कोई साथी खेत में थ्रेशर से काम करता है, किसी साथी के हाथ आ भी गया और उन्हें खो भी दिया, उस व्यक्ति का जीवन भर का नुकसान तो हो ही गया हो। नशे के चक्कर में वो ज्यादा काम करेगा और थकावट में फिर ऐसा हो सकता है, कुछ घटना हो सकता है। तो कुछ की बातें उनको ये ख्याल रखनी है। तो और इस वातावरण के हिसाब से हमारे किसान साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसान साथियों से एक तो अनुरोध करूंगा कि वो किसी भी हालत में खेत में आग ना लगाएं जी, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है 2 ही है, अभी मेन गन्ने का है अपने जी, अगर हम इधर बात करें, और दूसरा है गेहूं का जी। गन्ने की जो पत्ती है उनमें आग नहीं लगानी है किसी भी हालात में। वो भी जो बेलर आप अगर चलाओगे तो बेलर से उसके बंडल बन के और बड़े अच्छे रेट पे वो मिल के अंदर बिकते हैं जी। जो पीछे रेट था वो 2200 से 2500 रुपए क्विंटल था जी। तो आप ये एक कमाई कर सकते हैं पत्तियों से भी, यानी अतिरिक्त कमाई है उसके अंदर है, बिल्कुल है जी। और ऐसा ही जो धान है, ये गेहूं है, गेहूं में भी आप पराली जब आप उसकी तूड़ी बना ले, तूड़ी बनाने के बाद उस खेत में ही जो धाने बचे उनको मिक्स कर दे, ताकि अब तो भूस ही बहुत महंगा बिक रहा है। अच्छी भूस तो देखो जी, जो हाथ वाला है वो तो है ही महंगा, और जो मशीनी है वो भी मिल रहा है, क्योंकि मशीन से ही ज्यादा बन रहा है। बिल्कुल। तो किसान साथी फसल तो ले, साथ में जो उसके अवशेष हैं उसका भी सदुपयोग करके उससे भी कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो है लागतें भी बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो कमाई ऐसे ही करें जब भी आय दुगनी होगी ना। हाँ बिल्कुल जी, खर्चे कम करेंगे और जो साइड के काम है वो बढ़ाएंगे, तभी आय दुगनी होगी, तभी जो है हमारे किसान साथी एक अच्छा लाभ कमाएंगे। और हम ये कहेंगे जब हमारे किसान साथी की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी ये देश अच्छी तरह से विकास कर पाएगा। अभी जैसे सरकार काफी जोर दे रही है कि किसानों की आय डबल हो, उसके लिए कई प्रोग्राम भी चल रहे हैं जी। और जैसे फसल प्रबंधन पे अभी किया है, इसके अलावा सरकार ये भी चाह रही है कि आप अपना जो खर्चा है इनपुट का वो कम करके और अच्छे बीज लगाएं ताकि पैदावार अच्छी आए। अगर हम ये कहें कि रेट बढ़ा के ही सिर्फ आय दुगनी हो सकती है तो वो कभी नहीं होगी, बाकी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। 100% देना पड़ेगा। तो खेती को समय भी देना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से करनी पड़ेगी, समय की जो मांग है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा और फसल भी उसी हिसाब से लगानी पड़ेगी जिसकी डिमांड है। तो डॉक्टर शशिपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये तो किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और इसके अंतर्गत आज चर्चा का विषय था हमारा फसल अवशेष प्रबंधन, जिस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शशिपाल और उनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। तो जैसा डॉक्टर साहब ने जानकारी दी कि बहुत अच्छे तरीके से किसान भाई जो हैं फसल उठाने के साथ साथ जो उसके अवशेष बच जाए हैं उनके ऊपर भी प्रबंधन कर सके हैं, उसको सही से निवारण कर सके हैं, चाहे गांठे बना के कर रहे हैं, भूसा बना के कर रहे हैं। बस बेहतर यह है कि आग ना लगावें और सही तरीके से उसको प्रबंध करके उसको इस्तेमाल करें और खेत के अंदर भी मिला सके हैं जो कई फसलों के जो अवशेष रह जाएँ, जिससे कि उसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। तो जाहिर है किसान भाई जो है समय पे अच्छे से अपनी फसलें उठाएंगे और उसके जो अवशेष बचेंगे उनका जो है सही तरीके से प्रबंधन कर सकेंगे। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।